नमस्ते सबको। आपका फर्ज क्या बन रहा है? आप लोग भी प्रेम से बोलिए नमस्ते बोलकर। चलिए, इस विकास खंड में दूर दराज से ग्रामीण इलाके से आए हुए मेरे प्यारे बच्चों, तमाम बातें आप जान चुके हो और अंग्रेजी में जिस प्रकार रुचि पूर्वक आपने सुना, ध्यान दिया, जाना, समझा, मुझे विश्वास है इससे भी कहीं ज्यादा मेरे विषय में आप समझोगे, जानोगे। मैं हिंदी का लेक्चरर हूँ, सुधीर शर्मा हूँ और भोपाली हाई स्कूल से आया। ठीक है, मैं सीधा सीधा टॉपिक पर बात करता हूँ। कितने नंबर का क्वेश्चन होगा आपके सामने? 80 नंबर का। 20 नंबर कहाँ गया? प्रोजेक्ट में गया। उसको क्या बोलते हैं? प्रायोजना। 20 नंबर का प्रायोजना था, उसमें आप आश्वस्त हो आपको 20 में से 20 अंक मिलेंगे? हाँ बोलना है, तब तो आप उत्कृष्ट हो ना, है ना। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आप 20 पा गए, 20 पा के आए हो, परीक्षा समाप्त हो गई है ना, प्रायोजना 20 प्राप्त कर लिया। और अभी किसको प्राप्त करने के लिए आप संघर्ष कर रहे हो? आप बताओ, आपके मन में, आप में जो विश्वास है कि हमको अपने विश्वास के अनुसार, आत्मविश्वास के अनुसार जरूर हमको हमारे सर 20 में से 19, 18, 20 दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे? भाई, हम जिस श्रेणी के छात्र हैं, चयन होकर के आए हैं अपने विद्यालय से, उस हिसाब से हम सर्वोच्च अंक प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। मैं यहाँ जो लिखा हूँ आप लोगों के सामने, मैं चाहूंगा कि ये 80 में से 80 आपको मिले। समझ गए ना? तब तो 100 मार्क होगा कि नहीं होगा? तो 80 में से 80 प्राप्त करना है हमको। और समस्याएं हिंदी में कहां कहां आती हैं, किसको हम नहीं जान पाते हैं, किसको बना नहीं पाते हैं, किसको समझ नहीं पाते। समस्याएं हिंदी में देखो, बड़ी भाषा सरल है, लेकिन दिमाग में ये रहता है, साइंस वालों के अक्सर दिमाग में ये रहता है कि हिंदी है, चलो यार पहले केमिस्ट्री को तैयारी कर लेता हूँ, फिजिक्स को तैयारी कर लेता हूँ, हिंदी को तो ऐसे ही पढ़ लो। आपको मालूम है, विद्यार्थी जीवन का प्रवेश द्वार, जीवन के शिक्षण का प्रवेश द्वार, परीक्षा का प्रवेश द्वार कौन है? वो हिंदी। जहां से होकर के गुजरना है, जहां से होकर के हमको क्या करना है? गुजरना है। सब्जी में भिंडी का, जाति में सिंधी का, माथे में बिंदी का और भाषा में हिंदी का ही क्या है? महत्व। बिना भाषा के बेकार है। इसी भाषा से होकर के अन्य विषयों की ओर हम लोग रुख करेंगे। समझ गए ना? तो भाषा हमारी इतनी अच्छी होनी चाहिए, भाषा में पकड़ इतनी अच्छी होनी चाहिए, तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इसका सर्वोच्च अंक दूसरे विषय के लिए मील का पत्थर बन जाए। समझ गए ना? किसी गांव को जाने के लिए, किसी जगह को जाने के लिए, गंतव्य तक पहुंचने के लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं? साधनों का सहारा लेते हैं। जो आवागमन के साधन है, या नहीं तो साधन नहीं है तो हम लोग पैदल भी जाते हैं, मालूम है आप लोगों को। और जिस गांव को जाना है तो वहां तक पहुंचने के लिए आप देखोगे सड़क के किनारे एक पत्थर लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है कि जकेला 6 किलोमीटर, ऐसे लिखा रहता है ना। उसको पढ़ करके हम कहाँ चले जाते हैं? जकेला स्कूल में चले जाते हैं। तो हमको कहाँ पहुंचा दे रहा है? गंतव्य तक पहुंचा दे रहा है। बच्चों, ऐसा ही ये जो हिंदी विषय है, ये जो परीक्षा है, उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए, परीक्षा के गंतव्य तक पहुंचने के लिए, उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए हमको स्वयं को तैयार करना है और वहां तक हमको आसानी से क्या करना है? पहुंच जाना है। क्वेश्चन जब शुरू होता है हमारे सामने, उसकी जो श्रेणियां हैं आप देखे होंगे, क, ख और ग विभाजित कर दिया। 3 खंड में विभाजित किया है आपके सामने। देखे हो क्वेश्चन की नहीं देखे हो? पेपर देखे हो ना? तो ये 3 खंडों में विभाजित है। ये जो क खंड है, ये कितने नंबर का आएगा जी? क में आएगा सीधा सीधा आप देखेगा, पठित गद्यांश कितने नंबर का रहेगा? 12। काव्यांश कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का रहेगा। आपको मालूम है। इस प्रकार से चलेंगे, क्वेश्चन चलेंगे। पहला वाला जो क्वेश्चन आएगा खंड क में, फिर ख में और फिर ग में। अपठित गद्यांश नाम क्या है उसका? अपठित। किसको बोलते हैं बेटा? अपठित। हाँ,
किसको बोलते हैं? जिसे हम कोर्स में, पाठ्यक्रम में नहीं पढ़े, वो अपठित। समझ गए? उसमें जो गद्यांश रहता है, प्रश्न किया रहता है, उस प्रश्न का उत्तर उसी में दिया रहता है। तो कितने नंबर का आप बताए हो मेरे को? 12 नंबर का। कितने नंबर का बताए हो? इसमें प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी? कितनी रहेगी प्रश्नों की संख्या? इधर उधर अब गुनगुनाने लग गए। बताओ बेटा, बताओ, आप बताओ, खड़ी होके बताओ। 7 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 7। देखो इसमें अपठित, ये बैठ जाओ बेटा, अपठित बैठ गई क्या पहले से? चलिए कोई बात नहीं। अपठित गद्यांश है, और अपठित गद्यांश में जो प्रश्नों की संख्या है हमारे सामने वो 7 है। 7 में से हमको ये देखना है कि इसमें से जो 5 क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो 2-2 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के रहेंगे? 5 प्रश्न 2-2 नंबर के रहेंगे। और जो 2 प्रश्न है हमारे सामने वो कितने कितने नंबर के रहेंगे? 1-1 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के रहेंगे? 1-1 नंबर के रहेंगे। 1-1 नंबर के क्वेश्चन को क्या कहा जाता है? किस श्रेणी में रखा जाता है? अति लघु उत्तरी। वेरी गुड। उसकी शब्द सीमा क्या है? अति लघु उत्तरी की शब्द सीमा क्या है? उसको 20 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है? 20 शब्दों में, अति लघुत्तरी। और फिर जो क्वेश्चन होंगे वो लघुत्तरी होंगे। ध्यान से सुने रहो, जो प्रश्न होंगे हमारे सामने वो लघुत्तरी होंगे, वो 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसमें यहां बताया मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन, 5 जो प्रश्न है, संख्या है, वो 2-2 नंबर के रहेंगे। तो 5 दूनी 10, जान गए? और 1-1 नंबर के जो प्रश्न है 2 रहेंगे अति लघुत्तरी, जिनकी शब्द सीमा क्या है? 20, और इसकी शब्द सीमा क्या है? 30। ये किस श्रेणी में आएंगे? लघुत्तरी। किस श्रेणी में आएंगे ये? लघुत्तरी। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये, आपके प्रश्न को आज जाकर के पढ़ोगे, आपको गाइड में भी है ना, जो आपके पास है सामग्री, उसमें भी ये प्रश्न मिल जाएगा। ब्लूप्रिंट के बारे में अच्छी तरह से देखे होगे, और नहीं देखे हो तो ध्यान से सुनो, जान जाओ। उसके आधार पे आप अगर अध्ययन करेंगे तो बड़ा सहूलियत होगा, और आप सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। तो इसमें लघुत्तरी क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के होंगे, और फिर एक पहला अति लघुत्तरी, दूसरा लघुत्तरी जो 30 शब्द का होगा, और तीसरा वाला भी जो होगा वो भी लघुत्तरी है। ध्यान रहे, तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो भी लघुत्तरी है, लेकिन इसकी जो शब्द सीमा है, इसकी शब्द सीमा 30 लघुत्तरी की, अति लघुत्तरी की 20, और इसकी जो शब्द सीमा है वो कितना होगा? कौन बताएगा मेरे को? 50। वेरी गुड। कितना है? 50 शब्दों में इसको लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है? 50 शब्दों में। फिर उसके बाद बात आएगी चौथा में दीर्घ उत्तरी। दीर्घ उत्तरी, दीर्घ उत्तरी के जो प्रश्न रहेंगे, इसकी जो शब्द सीमा है वो क्या रहेगी भाई? दीर्घ उत्तरी के 80। ये कितने अंक के रहेंगे क्वेश्चन? 4 अंक के। कितने के रहेंगे? 4 अंक के। हो गया। एक जो 5वां वाला भी है यहाँ पर, 5वां वाला, ये भी दीर्घ उत्तरी है, लेकिन ये क्या है? निबंधात्मक है। निबंधात्मक है। इसकी जो शब्द सीमा है ये कितने नंबर का रहेगा? ये 5 का रहेगा। हिंदी में आप अपना सब्जेक्ट अलग अलग है, तो ये निबंधात्मक जो रहेगा, ये इनके शब्दों की सीमा क्या है इसकी? बताओ। 150 शब्दों की सीमा क्या है? 150। ये मैं आपको वहां तक पहुंचने के लिए, उस पेपर तक, बोर्ड परीक्षा तक, ये आपको रास्ता दिखा दिया। मैं पहले बोला ना, मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सहारा लेते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। उस पेपर तक पहुंचने के लिए, हिंदी विषय को जानने के लिए, जो ब्लूप्रिंट में
दिया गया है, निर्धारित किया गया है कि हमको अपठित गद्यांश से, अपठित काव्यांश से, रचनात्मक निबंध, पत्र लेखन, उससे जो क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे, पत्र लेखन से 5 नंबर के आएंगे, ये तमाम बातें समझ गए। तो इसके आधार पे हमको क्या करना है, तैयारी करना है। हमारी समस्याएं कहाँ आती है, बढ़िया याद करके गए आते, पूरी तैयारी है हमको। हम जान रहे हैं कि अपठित गद्यांश हमारे लिए सरल है, काव्यांश थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि अर्थ जानना रहता है, वो हमारे लिए कठिन हो जाता है, और इसको उतारना रहता है, सोचते हैं उतारना रहता है। अच्छे बच्चे उतारते नहीं, मस्तिष्क का सहारा लेते हैं, दिमाग का सहारा लेते हैं, और उसके हिसाब से बनाते हैं, प्रश्न किया जाता है, ठीक है, उसके हिसाब से हम उत्तर देंगे। प्रश्न जैसे किया जाएगा वैसे उत्तर देंगे। आप मेरे को बताओगे आप ही का प्रश्न पत्र है, और उसको रखा हुआ हूं मैं आपको बताने के लिए। आप लोग भी तैयारी पूरा ढंग से करना। ये देखिए आपके पास एक आदर्श विद्यार्थी को कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। ये पेपर है बोर्ड का, ऐसे ही आएगा, जान गए आप लोग, ऐसे ही आएगा। और इसमें मैं पहले अपठित गद्यांश को एक लेकर के बनाया, आपको दिखाने के लिए डेमो है। देख लिए सब क्या लिखा हुआ है ऊपर में, उत्तर क्रमांक 1 खंड अ, स्पष्ट लिखिए, ऐसे ही बीच में लिखना है, स्पष्ट लिखना है। किसी को शंका हो तो पूछो, नहीं है ना। और फिर उसके बाद लिखा हूं मैं अपठित गद्यांश, देखो हेडिंग दिया, आप हेडिंग नहीं देते हो क्योंकि काफी जांचने में भी जाता हूं, ठीक है ना। हेडिंग देखो अपठित गद्यांश, फिर नीचे गद्यांश जो दिया है उसको फिर लिखा हूं मैं, और लिखा हूं बाल मजदूरी डैश डैश प्रेरित करें आदि, लास्ट को लिया हूं उसका। तो उसको दिखाने के लिए, ताकि जांचने वाले को भी बिल्कुल सरल हो, सहज हो, और आप भी जिसको बनाए हो, इसमें तो विकल्प नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, फिर भी लेकिन मैं लिख दिया हूं, ठीक है। फिर इसमें क्वेश्चन जो किया है, ये प्रश्न है, ये 2020 का पेपर है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है अपठित गद्यांश, और इसमें प्रश्न किया है, इसको पढ़ करके हम जान जाएंगे आसानी से। इसमें प्रश्न किया है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए या क्या है। तो आप उत्तर में क्या लिखोगे, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बाल मजदूरी है, पूरा लिखना है आपको। क्योंकि ऐसा क्यों लिखना है आपको, बाल मजदूरी खाली लिख देते हैं, ठीक है, हमको 1 अंक मिल जा रहा है, समय भी बच रहा है, बोल रहे हैं, लेकिन यहां क्या बोल रहा है कि अति लघुत्तरी प्रश्न जो है वो 20 शब्द होना चाहिए, 20 शब्द के, है ना, सीमा में निर्धारित होना चाहिए। अब मान लो बाल मजदूरी खाली लिख दिए तो कितने शब्द हो जा रहे हैं हमारे पास, 2 हो जा रहे हैं, जान गए ना। तो 2 लाइन में दिखेगा भी, बढ़िया लगेगा आप लोगों को, लिख दिए उसको, उत्तर हो गया। दूसरे इसी प्रकार से क्वेश्चन है इसमें, तो जो क्वेश्चन समस्या देखो इसमें, ये तो लिखा हुआ है, हम उसी आधार पे पढ़ के हम लिख लिए। ऐसे कौन से 2 प्रश्न हैं अपठित गद्यांश में या काव्यांश में, जिसको कौन सा प्रश्न कहेंगे, वो प्रश्न है सृजनात्मक, रचनात्मक या बोधगम्य, ठीक है ना। वो प्रश्न को हमको दिमाग लगाना पड़ता है, और वो प्रश्न कहां से आते हैं, सीधा सीधा व्याकरण से। कहां से आएंगे, व्याकरण से। व्याकरण से जो क्वेश्चन देंगे, कैसे देंगे, वो प्रत्यय से, समास से, विशेषण से, सर्वनाम से, वाक्य संरचना से, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन उठाता है। और ये 2 क्वेश्चन हमारा नहीं बन पाता है, या बना भी लेते हैं तो गलत हो जाता है, ये 2 क्वेश्चन, जिसके चलते हमको हिंदी में हम 97-98 तो ले आते हैं, कभी 100 अंक नहीं ला पाते। ये स्थिति आती है कि नहीं आती है, छूटता है व्याकरण हमारा। तो उसमें हमको ये देखना है, सबसे पहले आप जाकर के घर में समास, प्रत्यय, उपसर्ग, विशेषण, ये तमाम चीजें आप उसी में है, पढ़े हो आप पाठ्य पुस्तक में। अलग से व्याकरण नहीं दिया गया, बताया नहीं गया, अलग वाली बात बोलते हो आप लोग, ऐसा नहीं है। पढ़ाते समय आपको दोहा चौपाई बताए कि नहीं बताए हैं, बताए कि नहीं बताए हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में दोहा चौपाई वाला पाठ कहां पर है,
हुआ ना? किसकी रचना है? तुलसीदास की। वो छंदोबद्ध रचना है, छंद में है, दोहा है, चौपाई है, फिर उसके बाद वर्णिक छंदों में आप देखोगे कवित्व है, सवैया है कि नहीं है? तो उसको जान गए हम लोग। और जितनी रचनाएं इधर की है, देखो बिंबधर्मी रचना है, नई कविता भी है आप में, प्रयोगवादी कविता भी है पूरे पुस्तक में, मुक्त छंद की रचनाएं हैं। आपको मालूम होना चाहिए पहला पाठ कहां से शुरू होता है काव्य खंड का? आत्म परिचय से। अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, अपना परिचय दे रहा है, उसको आत्म परिचय कहा जाता है। उसमें देखेंगे वो किस वाद की रचना है, वो किस वाद की रचना है? कोई भी जवाब उधर से आ जाए। अरे आत्म परिचय जो पहला पाठ है वो किस वाद से संबंधित है? कैसे उत्तर लिखोगे आप? हालावाद से। किस वाद से है? हालावाद। हालावादी कवि हैं कौन? हरिवंश राय बच्चन जी। वो क्या है? मुक्त छंद की रचना है, रुबाई छंद का भी प्रयोग किया है, जान रहे हो आप लोग। ये तमाम बातें ठीक है। समस्याएं देखो जहां आ रही है। एक तो समस्या बता दिया, व्याकरण है जिसको हमको जानना है। मान लो आप पढ़ते हो, आ गया क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, माता पिता आया, ये कौन सा समास है जी? कैसे जाने? हैं? ऐसे योजक। क्या है? योजक। ऐसे शब्द जहां भी आते हैं, दाल भात, दाल और भात, भाई बहन, भाई और बहन, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, कोई तकलीफ, चाचा चाची, चाचा और चाची, ठीक है ना? संख्यावाची जितने भी आते हैं कौन सा समास हो जाएंगे? अव्यय वाले जहां भी आते हैं, पहला पद जहां अव्यय होता है वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यथाशक्ति, यथा योग्य, यथाक्रम, प्रतिदिन, भरपेट, निडर, ये सब अव्ययी भाव समास है। ठीक है। नीलकमल कौन सा समास होना चाहिए? कर्मधारय। कैसे हुआ? पहला पद क्या है? विशेषण है, दूसरा पद क्या है? विशेष है। ठीक है ना? उसी हिसाब से आपके पाठ में दिया गया है, सुनो ध्यान से, उसी हिसाब से आपके पाठ में दिया गया है गर्विल्ली, गरीबी है कहीं पर प्रयोग? किस पाठ में है बेटा? सहर्ष स्वीकार। किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्ति बोध की। वो प्रयोगवादी कवि हैं और प्रगतिवादी विचारधारा भी है। समझ गए ना? शमशेर बहादुर जी की भी रचना है, मालूम है आप लोगों को। कौन सा पाठ का नाम क्या है? उषा। शब्द चित्र है, बिंबधर्मी पाठ है जिसको बताया गया है आप लोगों को। तमाम बातें हैं हमारे पास। देखिए समस्याएं कहाँ होती हैं, उन समस्याओं से आपको रूबरू कर रहा हूं, सीधा सीधा मैं ले जा रहा हूं। आपके पास तकलीफ हिंदी में आपको कहाँ होती है? हिंदी में तकलीफ के लिए सबसे पहले जो प्रश्न हमारे सामने आता है वो है भाव सौंदर्य। क्या है वो? भाव सौंदर्य। दूसरी बात हमारे पास आती है भाषा शैली। किसकी बात आ रही है? भाषा शैली की। और तीसरा बिंदु जो हमारे पास है वो क्या है? शिल्प योजना। शिल्प योजना। ये देखो, इन प्रश्नों पर हमें कठिनाई होती है। आप महसूस करो, इस कक्षा में बैठे हो, अब आज पूरा जुलाई जून से लेकर के आप दिसंबर तक कोर्स सबका समाप्त हो गया होगा ना। लेकिन इन बिंदुओं को देखना, जैसे काव्यांश में आरोह भाग 2 में जो प्रश्न आते हैं उसमें लिखा रहता है कि उपयुक्त काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखिए। वहां हम रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, नहीं जान पाते। कई बच्चे ये सोचते हैं कि भाव सौंदर्य माने सीधा सीधा अर्थ है, डायरेक्ट उसका सीधा जो दिया हुआ है काव्यांश, उसका हमें क्या करना है? अर्थ लिखना है बोलते हैं। आप लोग भी सोचते हो। आपको बताना है कि वास्तविक में भाव सौंदर्य क्या है। क्या है? मान लीजिए इसमें एक उदाहरण के लिए प्रश्न है आपके सामने, ये दिया हुआ है, ये 2020 का है और इसमें लिखा है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। ये कविता है आपके सामने कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक बंद कमरे में उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो
दुख देता होगा, देता है क्या, ये तमाम प्रश्न। इसका हमें भाव सौंदर्य लिखना है। देखो क्वेश्चन देखो, इसका हमें भाव सौंदर्य लिखना है। हमारे दिमाग में, बच्चे के दिमाग में ये है, वो सीधा सीधा लिखता है, अर्थ को लिखता है। प्रश्न कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग 2 आरोह से ली गई है, संदर्भ लिख दे रहा है और कवि कहते हैं कि वो किस में जा रहा है, अर्थ में, व्याख्या में जा रहा है। अब पूछ क्या रहा है हमको, भाव सौंदर्य। देखिए प्रश्न क्या किया जा रहा है, उत्तर विद्यार्थी क्या लिख रहा है ना कठिन काम है कि नहीं है। जहां क्वेश्चन छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे। ये प्रश्न कितने नंबर के आएंगे, 2-2 के, 6 नंबर के रहेंगे। कितने के रहेंगे, 6 नंबर के रहेंगे। और इसमें भाव सौंदर्य में इस जो पंक्ति को आपको मैं बताया, इसका भाव सौंदर्य क्या होना चाहिए बेटा, कौन बताएगा मेरे को। स्वागत है, चलिए आप पहले तो देखिए, आपको यहां आने से पहले प्राइम मिनिस्टर के द्वारा संदेश दिया गया कि परीक्षा को उत्सव बनाइए। अब मैं संदेश देना चाहता हूं परीक्षा को महोत्सव बना। क्या बना लेना है, महोत्सव। वो उत्सव, मैं महोत्सव, ठीक है ना। किसी प्रकार का टेंशन नहीं होना चाहिए, अवसाद नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से आपकी जो समस्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। आप इधर बताइए मेरे को, बताइए मेरे को। हाँ सर बता रहे हैं, वो तो आएगा, ये उनके चैनल वगैरह होगा तो। और मैं भी सर हूँ, ये इस चैनल में भी मैं दिखाऊंगा, है ना। हाँ, ये सारी कक्षाएं में क्या चल रही हैं आज, ठीक है। अगर देखना चाहोगे तो इसको नोट करके सर्च करके देख सकते हो, है ना? सर ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद सर। तो बच्चों ये मूल बिंदु पर मैं आ गया, जहां हमें तकलीफ होती है ना, कठिनाई होती है, याद करके गए रहते हैं। ये ठीक टॉपिक उठाया हूं कि नहीं उठाया हूं आपके सामने, समस्याएं आती हैं कि नहीं आती हैं, ठीक है ना। तो भाव सौंदर्य, जैसे इसका पूछा मैं आपको, इसका भाव सौंदर्य क्या, कैसे लिखेंगे। कवि कहते हैं, बोलेंगे तो अर्थ हो जा रहा है, व्याख्या हो जा रहा है, बहुत बात बनेगी नहीं। भाव सौंदर्य में उपयुक्त काव्यांश में, ठीक है ना, मीडिया एवं पत्रकार जगत के द्वारा या पत्रकारों के द्वारा जो संवेदनहीनता, अमानवीयता, वहां पर जो उसकी अमानवीयता और संवेदनहीनता वाली जो बात आई है, व्यंग्यात्मक बातें आई हैं वहां पर, वो भाव है उसके कि किस प्रकार एक अपाहिज के प्रति हमारा जो कर्तव्य होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, उस व्यवहार को, संवेदनशीलता को प्रकट न करते हुए बल्कि उसमें संवेदनहीनता दर्शाई जा रही है। और उसमें व्यवसायिक पक्ष आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो अपने व्यवसाय को चमकाना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हो चाहे मीडिया हो, मालूम है आप लोगों को। जबकि हमारी संवेदनाएं उससे जुड़नी चाहिए, लेकिन अपने व्यवसाय के चलते अपने व्यवसाय को आगे लाना है बोल करके, क्योंकि कहा जा रहा है कि हमारे पास समय नहीं है, हमारा समय अनमोल है। इसीलिए आप बताओ कैसे अपाहिज हुए हो, क्या हुए हो। इस भाव को इसमें क्या किया गया है, उकेरा गया है, बताया गया है। ये उसका क्या हो जाएगा, भाषा शैली। देखो भाषा, ठीक है ना, भाषा पर प्रकाश डालिए, ऐसे आता है। तो भाषा कैसी है जी उसकी, उसी के हिसाब से लिखेंगे। भाषा सरल है, सहज है, प्रवाहमय है, ठीक है। संबोधन शैली का प्रयोग, नाटकीय शैली का भी प्रयोग, नाटक की तरह वार्तालाप चला है वहां पर। संलाप योजना भी है वहां, देखिए हो गए आप लोग, उसको कुर्सी में बैठाया गया है ना। आप कैसे महसूस कर रहे हैं, आप अपाहिज क्यों हुए हैं, आपको कैसे लग रहा है, ये वार्तालाप है, ठीक है। नाटकीय शैली का प्रयोग हुआ है वहां पर। ये तमाम बातें, भाषा सरल है, सहज है, और काव्य की जो भाषा है वो बिल्कुल ही अतुकांत है, मुक्त छंद में। अतुकांत, मुक्त छंद किसको बोलेंगे जी, जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिसका कोई पूर्वापर संबंध नहीं होता, जिसमें अंतिम में वर्ण नहीं मिलते, अतुकांत होते हैं। मालूम है ना, मुक्त छंद के प्रणेता किसको माना जाता है, किसको, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, ठीक है। तो इन चीजों को आपको जानना है, समझना है। रबर छंद, केचुआ छंद, नया छंद, मुक्त छंद, यही तमाम नाम है उसके, जान गए आप लोग। तो ये बेटा हो गया भाव सौंदर्य। 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कहीं भी आएंगे,
ये गद्यांश में भी आएंगे और काव्यांश में भी आएंगे, आपको बनाना है, डरना नहीं है। और ये भाषा शैली है, भाषा को आप लिखोगे। फिर उसके बाद शिल्प योजना, अलंकार योजना, ऐसे क्वेश्चन आता है, उपयुक्त काव्यांश की अलंकार योजना बताइए। तो उसमें जो अलंकार आया है, रूपक आया है, उत्प्रेक्षा आया है, किसका प्रयोग हुआ है, उसको लिखेंगे हम लोग। अधिकांश आप देखोगे अनुप्रास का ज्यादा प्रयोग होता है, आता है कि नहीं आता है? कहीं दृष्टांत है तो दृष्टांत लिखेंगे, कहीं क्या है तो कहीं लिखेंगे। जैसे मान लो तुलसीदास का है, तुलसीदास में आपको पूछ रहा है कि तुलसीदास जी ने किस छंद में इसको लिखा है बोल करके। अगर कवित्व है तो कवित्व लिखेंगे, कवित्व वर्णित छंद है, सवैया है, लिखेंगे। उसमें पूछ रहा है कवित्व में कितने वर्ण होते हैं तो लिखेंगे 31 वर्ण होते हैं। सवैया में कितने वर्ण होते हैं तो 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग, वो बन जाएगा हम लोगों का। शिल्प योजना वही है जो व्याकरण से संबंधित है आप लोगों का। कौन कौन भाषा भी आ जाएगी इसमें, रस छंद अलंकार आ जाएगा, जिसका प्रयोग हुआ है उसको लिखेंगे हम लोग। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बड़े आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो पहला वाला क्वेश्चन हमारा पठित गद्यांश का हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होता है, काव्यांश का हो जाता है। काव्यांश में भी देखे होंगे पर्यायवाची शब्द पूछ देता है कहीं कहीं, गद्यांश में भी पूछता है पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची नहीं जान पाते, कोई भी अपठित काव्यांश आ गया है जिसको पहले कोर्स में था, जैसे गिरि का गौरव गाकर झरझर, उस समय था कोर्स में, ये पंथ की पंक्तियां हैं, उसको उठा कर दे देता है कि गिरि का पर्यायवाची शब्द लिखिए, उसको नहीं जान पाते हम लोग। कौन बताएगा मेरे को? गिरि का पर्याय है पर्वत, गुधर, पहाड़ लिखना रहता है। उसमें अनिवेश शब्द भी आया है, पेपर में आया है पहले 2020 में। अनिमेष, अनिमेष माने क्या है जी? अपलक, एकटक, निरंतर, उसको अनिमेष बोलते हैं। तो कई ऐसे शब्द आते हैं, इसीलिए आप लोगों को पर्यायवाची शब्द जानना है। उपसर्ग क्या है, कौन बताएगा मेरे को? उपसर्ग देखो आपस में फिर भौरे की तरह गुनगुनाने लगे। बताओ, कोई खड़े होकर के हाथ ऊपर करो। उपसर्ग जो शब्द के मूल में लगते हैं और अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, बदल देते हैं। कैसे? जैसे मार्ग है, शब्द है क्या है, मार्ग, उसमें अगर उपसर्ग लगाएंगे, ध्यान दो, उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बन गया, लास्ट वाला। खड़े हो जाइए आप, इधर आप खड़े हो जाइए, लास्ट वाला पीला ड्रेस जो बैठे हो, खड़े हो जाओ जल्दी। मार्ग में उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बना, क्या बना बगल वाला? खड़े हो जाओ, पहले बैठ के जवाब नहीं देते। किस स्कूल के हो? आर्य विद्या मंदिर के हो। कुमार्ग बना। कुमार्ग का अर्थ क्या है बेटा? खड़े हो, नहीं आप पीला जो ड्रेस है, चलो खड़े हो जाओ। कुमार्ग का अर्थ क्या है? कु माने क्या है, कौन जानता है कु माने क्या है? चलिए बताइए, वेलकम। खराब, कु माने क्या है? खराब, जान गए ना। मार्ग माने क्या है बेटा? रास्ता। बैठ जाओ। अब देखो मार्ग क्या है, मूल शब्द है, वहां पर कु हम लोग क्या लगा दिए, उपसर्ग लगा दिए। अब मैं क्या बोला कि शब्द के मूल में लगते हैं और अर्थ में परिवर्तन करते हैं। कु लगाए तो खराब रास्ता निकला, सु लगाए होते तो क्या निकला होगा? बदला ना अर्थ। तो इसको जानना है। अब प्रत्यय क्या है? शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है ना। ता प्रत्यय लगा करके एक शब्द बनाइए। चलिए, या जो आया है उसमें कैसे करो, चलो ता प्रत्यय लगाओ। सरलता, मनुष्यता, ठीक है ना। बैठ जाओ। स्वाभाविक दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? स्वाभाविक, ठीक है। उसमें आपको कौन सा प्रत्यय है उसमें ढूंढना है। क्या कौन सा प्रत्यय है उसमें? वेरी गुड। कौन सा प्रत्यय है? एक प्रत्यय है, उसको जानना है। चलो बताओ मेरे को, अभी पूछा था मैं, नीलकमल कौन सा समास है? कर्मधारय समास। क्यों? क्यों? विशेषण है नील, ठीक है ना। जैसे गर्वी, क्या दिया है? गर्विनी, गरीबी, तो गर्विनी क्या है? विशेषण है, ठीक है ना। और गरीबी क्या है? विशेष्य है। तो ये व्याकरण के क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे
और उसको आसानी से आप सोच के समझ के, टेंशन नहीं लेना है, सोचना है, समझना है और आराम से उसको हल करना है और बनाना है। एक क्वेश्चन जो वहां से आएगा सीधा, पत्र लेखन है, मालूम है आप लोगों को। पत्र लेखन में जो प्रश्न आते हैं किस प्रकार के आते हैं? एक समस्या मूलक पत्र में, देखो ध्यान से सुने रहो, एक समस्या मूलक पत्र आएगा, ठीक है। भाई सड़क में आवारा पशु घूम रहे हैं, जिससे आपको समस्याएं हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। जान माल की हानि भी हो सकती है, कष्ट हो रहा है, वो हमारे लिए समस्या है। आप सीधा किसको लिखना है? पत्र बोल रहा है संपादक महोदय को लिखो, चाहे नवभारत टाइम्स का हो, चाहे हरि बंधु का, देश बंधु का, हरिभूमि का हो, किसी का भी हो, उसको संबोधित करते हुए लिखना है आप लोगों को। वो समस्या है। और एक प्रश्न जो आता है, देखे होंगे आप लोग, किसी भी कार्यालय को लिखना रहता है, ऑफिस को लिखना रहता है, या सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए आप उस योग्य हो, और सहायक शिक्षक की भर्ती होना है, आप संचालक महोदय को, उप संचालक को पत्र लिखना है। भाई आप अपनी योग्यता को दर्शाते हुए, तमाम बातों को दर्शाते हुए, आपके अनुभव को दर्शाते हुए, तमाम उपलब्धियों को दर्शाते हुए आप क्या लिखोगे बेटा? पत्र लिखोगे। वो बन जाएगा आपका। बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे ही वहां पत्र आएंगे जिसको आपको लिखना है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अब हमारे सामने निबंध आता है। निबंध कितने नंबर का है? 5 नंबर का है, ठीक है ना। निबंध जहां तक हो सके अगर हम पॉइंट में लिखते हैं, आप गाइड को खोलोगे देखोगे तो बिना पॉइंट का दिया रहता है। दिया रहता है कि नहीं दिया रहता है? और निबंध हमको लिखना है क्योंकि निर्धारित है, दीर्घोत्तरी प्रश्न में जो निबंधात्मक है 5 नंबर के हैं, उसकी शब्द सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 150। 150। मान लीजिए हम एक लाइन में कितना लिख पाएंगे? 7, 8, 9, 10 छोटा छोटा लिखे थे। ये जो काफी हमको दी जा रही है उसमें तो 5-6 से अधिक जा ही नहीं रहा है। उस हिसाब से कम से कम 2-2.5 पेज, 2 पेज में तो जाना चाहिए। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि क्या होता है कि पहले ही पृष्ठ में निबंध हमारा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो हम तैयारी ऐसे रखें कि इंट्रोडक्शन से शुरू हो जाए और उपसंहार तक वो बातें जाए। उपसंहार तक वो बातें जाए, समझ गए ना? प्रस्तावना से बात आ जाए और उपसंहार तक जाए। ये 2 पॉइंट तो आपके पास है कि नहीं है ना? और 3 पॉइंट कौन सा आपको लिखना है? भाई निबंध आ गया, परोपकार के बारे में आ गया, बोला कि परहित सरिस धर्म नहीं है। ऐसे आता है कि नहीं आता है? पॉलिथीन का प्रयोग न करें, हानिकारक है। साइबर अपराध, इन्हीं में से तो उठा के देगा। अभी जो समसामयिक स्थिति है हमारे सामने, निबंध आने लायक, कभी सोचे कौन सा आ सकता है बोल करके? चंद्रयान 3 वो करंट में, समझ गए ना? उसके बारे में आप सर्च करोगे, यूट्यूब से निकाल लोगे, गूगल से, आजकल तो आप लोग बिल्कुल कहां पहुंच गए हो। सर्च कीजिए, निकल जाएगा आपको, किसी को और पूछने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं मिलेगा तो फिर जानकारी आप अनुभवी व्यक्तियों से, शिक्षकों से, गांव के लोगों से भी ले सकते, ठीक है। अब धर्म के प्रति हमारी आस्था, अभी कौन सा चला है धर्म वाला? राम मंदिर हमारे सामने है, उससे भी उठा देगा। समझ रहे हो ना? समसामयिक बातें देखी हैं निबंध में, उस चीज को तैयारी में रखो, ठीक है। इन चीजों को आपको निबंध में 5 नंबर का लिखोगे। उसके बाद पत्र लेखन आपका हो गया। फिर उसमें जो क्वेश्चन है आपको मालूम है, पत्रकारिता से क्वेश्चन आएंगे, संचार से क्वेश्चन आएंगे। पित पत्रकारिता किसे कहते हैं, है ना? डाक पत्रकारिता किसे कहते हैं मालूम है आप लोगों को? ये तमाम बातें उसमें से क्वेश्चन रहेंगे, वो 1-1 नंबर के रहेंगे। कितने के रहेंगे? 1-1 नंबर के। वो बन जाएगा 4 नंबर का रहेगा, 1-1 नंबर का रहेगा। और जो 3 नंबर का क्वेश्चन उसमें आएगा 6वां 7वां क्रम में, जो प्रश्न निर्धारित है, वो सीधा सीधा कविता, कहानी और नाटक से हो गया। हम तैयारी करके गए हैं कि नाटक सम्राट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? नाट्य सम्राट किसे कहते हैं? जयशंकर प्रसाद को। किसको बोलते हैं? जयशंकर प्रसाद को। कहानी सम्राट किसको बोलते हैं? मुंशी प्रेमचंद।
मुंशी प्रेमचंद जी की 3 कहानियों के नाम अगर ऐसा आ गया तो पढ़ाए हैं तो आसानी से लिख लेंगे। और अगर उसमें दिया है कि 3 कहानीकारों के नाम, उनकी रचनाओं के नाम लिखो, तो आप क्या करते हो, कंफ्यूज हो जाते हो और नहीं जान पाते, जबकि कहानियां आपकी पुस्तक में ही है ना। कौन कौन सी कहानी है जाना आप लोग, कहाँ कहाँ पर है ढूंढना, आप लोग जान जाओगे। 3 कहानी, 3 नाटक, कौन बताएगा मेरे को? नाटक जैसे जयशंकर प्रसाद नाटककार है, मालूम है आप लोगों को, सम्राट कहा जाता है। उनके नाटकों के नाम बताओ तो मेरे को, बताओ। कैसे चुप हो गए आप लोग? आप तो उत्कृष्ट हो ना। यस सर तो बोल रहे हो भाई, तो बताओ ना खड़े हो, आपको तो भेजा गया है। चलिए, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ये प्रसाद जी के नाटक है, ठीक है। मोहन राकेश का नाटक क्या है? आषाढ़ का एक दिन है, आपको मिलेंगे। हरिश्चंद्र का नाटक क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अंधेर नगरी, ठीक है। इन तमाम चीजों को हम जानेंगे। अब मिलेगा हमको कहानी सम्राट, कहानी मुंशी प्रेमचंद जी का कहानी 11वीं में पढ़े हो? कौन सी कहानी है? नमक का दारोगा, कफन, बड़े घर की बेटी, सुहागी, परीक्षा, पूस की रात, ये तमाम कहानियां हैं। हमको कहाँ तकलीफ हो रही है? हम अपने पाठ में, पाठ्य पुस्तक में कहानी पढ़ रहे हैं। कौन सी कहानी पढ़े हैं बेटा, बताओ तो। फणीश्वर नाथ रेणु की क्या पढ़े हो? पहलवान की ढोलक। उधर बितान में क्या पढ़े हो? कौन सी कहानी? बड़ी लंबी चौड़ी कहानी पढ़े हो? सिल्वर वेडिंग। जूझ भी पढ़ रहे हैं, पढ़े होंगे। तमाम बातें ये दी हुई हैं, तो आपको भटकना नहीं है, सोचना है, जानना है। उस अनुक्रमणिका को देख लेना आप लोग। अब अनुक्रमणिका को देख करके आप जान जाओगे ये कौन सा किस विधा के अंतर्गत है, हो जाएगा ना। चलो, नाटक और कहानी में अंतर, ये आएगा क्वेश्चन ना। चलो, नाटक और कहानी में अंतर बताओ। हो गया? हाँ, ठीक। नाटक और कहानी में नाटक क्या है जी? गद्य का श्रव्य और दृश्य विधा दोनों है ना। और कहानी क्या है? श्रव्य है। मालूम है आप लोगों को अंतर? अब मान लो आ गया नाटक और एकांकी में अंतर। हम इधर याद करके गए हैं और ये आ गया। नाटक कई अंकों का होता है, एकांकी 1 अंक का होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। नाटक के मंचन के लिए समय ज्यादा लगता है, एकांकी के मंचन के लिए समय नाटक की अपेक्षा कम लगता है। अंतर माने विलोम है। मैं चलता हूं तो नहीं चले, जान गए ना। मैं खाता हूं तो नहीं खाए, ऐसे लिखना है आप लोगों को अंतर में। कहानी और उपन्यास में, उपन्यास गद्य की बड़ी विधा है, कहानी गद्य की लघु विधा है, छोटी विधा है। उपन्यास को पढ़ने के लिए है ना अधिक समय लगता है, कहानी को पढ़ने के लिए कम समय लगता है। यही अंतर लिखना है आप लोगों को, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए, समय हो चुका है, इंगित कर दिया गया है। कम समय में प्रयास किया, खास करके मैं इसको बताना चाह रहा था, भाव सौंदर्य क्या है, तकलीफ मत हो। भाषा शैली क्या है और किसको शिल्प योजना बोलते हैं, अलंकार योजना किसको बोलते हैं। अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आप विद्यालय रूपी सागर में आ गए हो, मोती की तरह हो। और निश्चित रूप से मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ और जाते जाते ये आशा रखूंगा आप लोगों को कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। बच्चों, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप हौसला रखिए, इरादे बुलंद हो तो आसमान झुक जाता है। अब आप जैसे विद्यार्थी अगर संकल्पित हो जाए ना तो छत्तीसगढ़ के टॉप 10 में नाम जुड़ जाता है। छत्तीसगढ़ के बहुत बहुत धन्यवाद। अब पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।